जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे क्लासरूम की जहां कोई शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिखकर लेक्चर नहीं दे रहा है, कोई परीक्षा नहीं हो रही है और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि 5वीं कक्षा के बच्चे खुद किसी रिसर्च स्कॉलर की तरह नया ज्ञान बना रहे हैं। हाँ, और पूरा क्लासरूम बिना किसी टीचर के निर्देशों के बिल्कुल अपने आप चल रहा है। बिल्कुल, मतलब सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का दृश्य लग सकता है या फिर पूरी तरह से एक अराजकता। लेकिन क्या हो अगर न्यूरोसाइंस ये साबित कर दे कि इंसानी दिमाग असल में सिर्फ इसी तरीके से सबसे बेहतर सीखता है। और ये बात बहुत गहरे तक सच है। हम जिस पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था के आदी है ना, उसे शैक्षिक शोध की भाषा में टॉकिंग स्कूल्स या बोलने वाले स्कूल कहा जाता है। टॉकिंग स्कूल्स मतलब जहां सिर्फ बातें होती हैं। हाँ बिल्कुल, एक शिक्षक बोलता है और 50 बच्चे चुपचाप बैठकर सुनते हैं, एकदम खाली बर्तनों की तरह जिन्हें बस जानकारी से भरा जा रहा है। और इसका नतीजा क्या होता है? जो ज्ञान इस तरह से दिया जाता है वो दिमाग में टिकता ही नहीं है, वो बहुत ही सतही होता है। और शायद इसीलिए आज के समय में हम सब जानकारी के बोझ तले दबे हुए हैं, लेकिन असली समझ कहीं खो गई है। तो आज के इस गहन अध्ययन में हम इसी पूरी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। बिल्कुल। आज हमारे पास कुछ बेहद क्रांतिकारी स्रोत हैं। मई 2026 में तक्षशिला रिसर्च पेज पर प्रकाशित शिव नारायण के शोध पत्र। इन शोध पत्रों का मुख्य विषय है ज्ञानपीठ आर्किटेक्चर और एक पारंपरिक क्लासरूम को नॉलेज स्टूडियो में बदलना। और ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। हाँ, तो हमारा आज का मिशन ये समझना है कि कैसे एक उबाऊ निष्क्रिय क्लासरूम को एक सक्रिय नॉलेज इंजन में बदला जा सकता है, जहां छात्र सिर्फ जानकारी ग्रहण नहीं करते बल्कि खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं। मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी, जो लोग इस विस्तृत चर्चा को सुन रहे हैं, खासकर वे जो जानकारी के ओवरलोड से थके हुए हैं और ये समझना चाहते हैं कि दिमाग वास्तव में कैसे सीखता है, उनके लिए ये ढांचा एक आहा पल साबित होने वाला है। अरे वाह! क्योंकि ये सिर्फ बच्चों के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि कैसे हम सब खपत करने वाले सिस्टम से बाहर निकलकर निर्माण करने वाले बन सकते हैं। तो चलिए सीधे इस नए विचार पर आते हैं। शोध पत्र में बार बार नॉलेज स्टूडियो शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मैं ये सोच रहा था कि इससे सिर्फ एक स्मार्ट क्लासरूम या मॉडर्न स्कूल क्यों नहीं कहा जा रहा? इस स्टूडियो शब्द में ऐसा क्या खास है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। स्टूडियो शब्द ही इस पूरे विचार की आत्मा है। जरा एक कला या फिल्म स्टूडियो के बारे में सोचिए। जहां चीजें बनती हैं। एकदम सही। जब कोई किसी आर्ट स्टूडियो में जाता है तो क्या वहां लोग कुर्सियों पर बैठकर सिर्फ पेंटिंग के बारे में सुन रहे होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे काम कर रहे होते हैं। हाँ, वे ब्रश पकड़ते हैं, रंग मिलाते हैं और कुछ नया बनाते हैं। ज्ञानपीठ मॉडल को भी इसी तर्ज पर नॉलेज स्टूडियो कहा गया है। ये खपत या कंजम्पशन की जगह नहीं है जहां बैठकर सिर्फ जानकारी निगली जाए। ये ज्ञान के उत्पादन यानी प्रोडक्शन की जगह है। उत्पादन मतलब बच्चे खुद ज्ञान का उत्पादन कर रहे हैं? हाँ, यहाँ शिक्षार्थी खुद ज्ञान के नक्शे या नॉलेज मैप्स बनाते हैं और कार्यात्मक मॉड्यूल तैयार करते हैं। ये बात सुनने में तो बहुत ही क्रांतिकारी लगती है, लेकिन मतलब अगर हम इसे जमीन पर उतारें तो ये असल में दिखेगा कैसा? स्रोत में इसकी भौतिक और तार्किक संरचना को 7x7+1 आर्किटेक्चर कहा गया है। ये क्या है? ये क्लासरूम को व्यवस्थित करने का एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है। इस मॉडल में पूरे क्लासरूम को 7 लघु विद्यालयों या मिनिएचर स्कूल्स में बांट दिया जाता है। 7 छोटे स्कूल एक ही क्लास में? तो हो गए ना 49 बच्चे। और इस 7x7 के ढांचे में जो +1 है वो फेज सुपीरियर कहलाता है। अच्छा, फेज सुपीरियर, ये कोई नया नाम है टीचर के लिए? नहीं, ये कोई शिक्षक नहीं है। ये एक केंद्रीय नियंत्रक छात्र होता है। रुको, एक छात्र? हाँ, उन्हीं छात्रों में से एक लीडर जो नेतृत्व के लिए पहले से प्रशिक्षित होता है। ये पूरे क्लासरूम के इन 7 समूहों का समन्वय करता है। तो फिर इसमें शिक्षक क्या करता है? शिक्षक सामने खड़े होकर लेक्चर बिल्कुल नहीं देता। वो सिर्फ एक टास्क मॉडरेटर या प्रबंधक की भूमिका में होता है, जो पीछे से सिस्टम की निगरानी करता है। रुको, मुझे यहाँ इस बात को चुनौती देनी होगी। मतलब क्या 50 बच्चे सच में एक स्टूडियो चला सकते हैं, वो भी बिना किसी शिक्षक के जो उन्हें लगातार लेक्चर दे रहा हो या डांट रहा हो? ये सवाल उठना बहुत लाजमी है ना? जो भी पारंपरिक स्कूल से वाकिफ है वो यही सोचेगा कि बच्चों को अगर 10 मिनट के लिए भी अकेला छोड़ दिया जाए तो ये तो पूरी तरह से अराजकता हो जाएगी। हाँ, ऊपर से देखने पर ये अराजकता या खेओस लग सकता है,
लेकिन ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही उच्च अनुशासित समानांतर प्रोसेसिंग सिस्टम काम कर रहा है। समानांतर प्रोसेसिंग जैसे कंप्यूटर्स में होता है। बिल्कुल वैसे ही हर छात्र की भूमिका बहुत ही स्पष्ट रूप से तय होती है। वे सिर्फ छात्र नहीं हैं, उनके पास जिम्मेदारियां हैं। अच्छा, किस तरह की जिम्मेदारियां? हर लघु विद्यालय में अलग अलग भूमिकाएं बटी होती हैं। जैसे एक सिस्टम मॉड्यूलेटर होता है जो प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, एक क्लास ऑपरेटर होता है जो कार्यों का प्रबंधन करता है, और सब्जेक्ट हेड्स होते हैं जो विशिष्ट विषयों पर ध्यान देते हैं। अरे वाह, तो बच्चों को पद दिए गए हैं। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर 3 हफ्ते में ये भूमिकाएं बदलती रहती हैं। ओ, तो कोई भी एक छात्र हमेशा के लिए बॉस नहीं बन सकता। एकदम सही। हर किसी को लीडरशिप, मैनेजमेंट और एक आम टीम मेंबर होने का अनुभव मिलता है। इस व्यवस्था से सिस्टम बहुत अनुशासित रहता है। कुल 50 नोड्स यानी 49 छात्र और एक लीडर एक साथ समानांतर रूप से काम कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि ढांचा बहुत अनुशासित है। लेकिन मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर टीचर पढ़ा नहीं रहा है, लेक्चर नहीं दे रहा है, तो हर दिन वास्तव में पढ़ाई हो कैसे रही है? स्रोत लर्नोग्राफी नाम के एक ऑपरेटिंग सिस्टम का जिक्र करता है। ये क्या चीज है? ये पारंपरिक टीचिंग से बिल्कुल अलग है। टीचिंग में क्या होता है? ज्ञान बाहर से अंदर की तरफ आता है। शिक्षक बोलता है और कान सुनते हैं। हाँ, पैसिव लर्निंग। बिल्कुल। लेकिन लर्नोग्राफी बोलने या सुनने पर नहीं, बल्कि मोटर संज्ञानात्मक यानी मोटर कॉग्निटिव कार्यों पर आधारित है। मोटर कॉग्निटिव जी, मतलब शारीरिक क्रियाएं। क्या वे क्लास में उछल कूद कर रहे हैं? उछल कूद नहीं, लेकिन वे अपने हाथों का इस्तेमाल करके ब्रेन पेजेस बना रहे हैं। ये ब्रेन पेजेस क्या होते हैं? क्या ये नोट्स बनाने जैसा है? नोट्स बनाने से बहुत अलग। सामान्य स्कूलों में बच्चे ब्लैक बोर्ड से नोट्स कॉपी करते हैं, लेकिन लर्नोग्राफी में वे किताब से जानकारी लेते हैं और उसे मस्तिष्क के एक संज्ञानात्मक नक्शे में बदलते हैं। अच्छा। हाँ, ये ब्रेन पेज किसी भी विषय की परिभाषा, उसके कार्य और उसके उपयोग यानी एप्लीकेशन को एक साथ जोड़ता है। अगर मैं इसे थोड़ा तकनीकी भाषा में सोचूं, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम सिर्फ किसी का लिखा हुआ कोड पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि उसे रोज कंपाइल और रन कर रहे हैं ताकि बग्स का पता चल सके। क्या शानदार तुलना है। बिल्कुल यही हो रहा है। वे जानकारी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहे हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को जमीन पर उतारने के लिए जिस मॉडल का उपयोग होता है वो है वन डे वन बुक या OD1B मॉडल। OD1B, एक दिन एक किताब। तो इसका मतलब पारंपरिक स्कूलों में तरह हर 45 मिनट में घंटी नहीं बजती? नहीं बजते। और विषय नहीं बदलता? बिल्कुल नहीं। हर 45 मिनट में विषय बदलने से ज्ञान टुकड़ों में बन जाता है। OD1B मॉडल में वे पूरा दिन एक ही किताब या विषय पर गहराई से काम करते हैं। लेकिन यहाँ मैं फिर से असहमत हूँ। मतलब अगर आप एक बच्चे से कहें कि उसे पूरे दिन सिर्फ एक ही किताब पढ़नी है, तो क्या उसका दिमाग थक नहीं जाएगा? ये बहुत आम चिंता है। हाँ, क्योंकि वयस्कों के लिए भी दिन भर एक ही चीज पर फोकस बनाए रखना मुश्किल होता है। ये तो बहुत उबाऊ हो जाएगा। उबाऊ तब होता जब वे सिर्फ एक जगह बैठकर किताब को पढ़ रहे होते, लेकिन यहाँ वे उस किताब के साथ 6 अलग-अलग सक्रिय चरणों से गुजरते हैं। हाँ, 6 चरण। वे क्या है? इसे स्रोत में ब्रेन पेज एडेड टाइम या BAT कहा गया है। दिन की शुरुआत इनपुट चरण से होती है, जहां वे जानकारी ग्रहण करते हैं। ठीक है, पहले इनपुट हो गया। फिर आता है मैपिंग चरण, जहां वे जो पढ़ा है उसका नक्शा बनाते हैं। उसके बाद मोटर चरण, जहां वे वास्तव में अपने हाथों से डायग्राम्स और ब्रेन पेजेस तैयार करते हैं। यानी वे शारीरिक रूप से व्यस्त हो गए। हम्म, तो बोरियत का तो सवाल ही नहीं। एकदम सही। चौथा चरण है एप्लीकेशन, जहां वे नए ज्ञान को व्यावहारिक समस्याओं पर लागू करते हैं। और इसके बाद 5वां चरण बहुत अहम है, एक्सप्रेशन चरण, जिसे टीच मी थ्योरी भी कहा जाता है। टीच मी थ्योरी मतलब वे किसी और को सिखा रहे हैं? हाँ, अपने सहपाठियों को। जब आप किसी और को कुछ सिखाते हैं तो दिमाग को जानकारी बहुत तार्किक तरीके से व्यवस्थित करनी पड़ती है। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है। और अंत में छठा चरण होता है रिफ्लेक्शन, जहां वे दिन भर की प्रक्रिया पर मनन करते हैं। ये तो बहुत ही विस्तृत और गहरा है। और शोध में
ज्ञान हस्तांतरण के 7 आयाम या 7 KT डायमेंशंस का भी जिक्र है। उसमें एक शब्द ने मेरा ध्यान बहुत खींचा, डार्क नॉलेज। हाँ, डार्क नॉलेज। ये क्या चीज है? मतलब सुनने में ये किसी सस्पेंस फिल्म का नाम लग रहा है। डार्क नॉलेज इस पूरे सिस्टम का एक बहुत ही उन्नत स्तर है। शुरुआती आयामों में बच्चे बेसिक परिभाषा और फंक्शन सीखते हैं, लेकिन डार्क नॉलेज का मतलब है उन अज्ञात परिदृश्यों या समस्याओं को संभालना जिनके बारे में किताब में कुछ नहीं लिखा है। अच्छा, कोई उदाहरण देकर समझाइए ये कैसे काम करता है। मान लीजिए एक छात्र ने गुरुत्वाकर्षण और घर्षण के नियम सीखे। किताब ने उसे बताया कि जमीन पर चीजें कैसे काम करती हैं। ठीक है। डार्क नॉलेज तब होती है जब उसे एक बिल्कुल नई समस्या दी जाए। जैसे कि अगर तुम बर्फ पर चल रहे हो जहां घर्षण बहुत कम है, तो तुम बिना गिरे कैसे चलोगे? ओह, तो ये अज्ञात परिदृश्य है। बिल्कुल। छात्र को अपने बनाए हुए ब्रेन पेजेस का इस्तेमाल करके इस नई समस्या का समाधान खुद खोजना होता है। कमाल है। तो जो रटने वाला छात्र होगा वो तो यहाँ पूरी तरह से फेल हो जाएगा, क्योंकि उसे सिर्फ वही याद है जो किताब में लिखा था। एकदम सही। डार्क नॉलेज ज्ञान का असली परीक्षण है। जो मुझे हमारी चर्चा के अगले सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर लाता है। अगर यहाँ कोई परीक्षण नहीं हो रही है, कोई पारंपरिक टेस्ट नहीं है, तो हम सफलता को कैसे मापते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि वे डार्क नॉलेज तक पहुंच गए हैं? और यहीं पर ये नॉलेज स्टूडियो पूरी तरह से एक न्यूरोसाइंस प्रयोगशाला बन जाता है। तक्षशिला रिसर्च के अनुसार प्रगति को उम्र या सिलेबस से नहीं मापा जाता। तो फिर किससे मापते हैं? इससे मस्तिष्क, शरीर, व्यवहार यानी ब्रेन बॉडी बिहेवियर के संरेखण से मापा जाता है। शोध पत्र में दिमाग के कुछ खास हिस्सों का उल्लेख है जो मुझे काफी तकनीकी लगे। जैसे एक जगह उन्होंने हिप्पोकैम्पस को हिप्पोकम्पास लिखा है। हाँ। और एक और शब्द है सबस्टेंशिया निग्रा। एक आम इंसान के लिए या जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए इनका इस क्लासरूम से क्या लेना देना है? चलिए इसे बहुत आसान भाषा में डिकोड करते हैं। हिप्पोकैम्पस असल में मस्तिष्क के उस हिस्से हिप्पोकैम्पस की ओर इशारा है जो हमारी याददाश्त और नेविगेशन को संभालता है। नेविगेशन मतलब जीपीएस की तरह? बिल्कुल। जब छात्र अपने हाथ से ब्रेन पेज बनाता है तो उसका हिप्पोकैम्पस उस ज्ञान का एक नेविगेशन नक्शा तैयार कर लेता है। जब भी जरूरत होती है ये कंपास उसे सही जानकारी तक पहुंचा देता है। अच्छा, तो ये दिशा दिखाता है। और वो दूसरा शब्द क्या था? सबस्टेंशिया निग्रा? सबस्टेंशिया निग्रा हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो डोपामीन बनाता है। डोपामीन यानी प्रेरणा और खुशी का रसायन। जरा सोचिए, बच्चों को वीडियो गेम खेलना इतना पसंद क्यों होता है? क्योंकि हर लेवल पार करने पर उन्हें तुरंत रिवॉर्ड या पॉइंट्स मिलते हैं, तो उनका डोपामीन ट्रिगर होता है। एकदम सही पकड़ा आपने। ज्ञानपीठ आर्किटेक्चर इसी विज्ञान का इस्तेमाल करता है। जब छात्र कोई मोटर संज्ञानात्मक कार्य पूरा करता है, जैसे अपना ब्रेन पेज बनाना या किसी दोस्त को समझाना, तो उसे वही खुशी मिलती है। हाँ, उसका सबस्टेंशिया निग्रा डोपामीन छोड़ता है। उसे पढ़ाई में वही तुरंत इनाम मिलता है जो वीडियो गेम में मिलता है। अरे वाह, तो ये तो सच में दिमाग की हैकिंग हो गई। मतलब सीखना उनके लिए एक लत बन जाता है, लेकिन एक सकारात्मक लत। बिल्कुल। और इसी प्रगति को मापने के लिए तक्षशिला के 6 स्तर बनाए गए हैं। मैं ये समझ रहा हूं कि ये स्तर स्कूल की कक्षाओं या ग्रेड्स की तरह नहीं है। नहीं, उम्र या कक्षा का इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी तरह से दक्षता पर आधारित है। कुल 6 स्तर हैं, स्तर 0 से लेकर स्तर 5 तक। चलिए इन स्तरों को एक एक करके थोड़ा समझते हैं। स्तर 0 क्या है? स्तर 0 है फाउंडेशन। ये एकदम बुनियादी स्तर है जहां दिमाग की तैयारी की जाती है, पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। और उसके बाद जब नींव बन जाती है तब आते हैं स्तर 1 और 2, जिन्हें शोध में प्री ट्रेनिंग और प्री ट्रेन्ड लेवल कहा गया है। तो यहाँ असली काम शुरू होता है। हाँ, यहाँ छात्र मोटर एक्शन के जरिए ज्ञान लेना शुरू करते हैं और दूसरे स्तर तक आते आते वे स्वतंत्र रूप से समस्याओं को सुलझाने लगते हैं। इसके बाद आता है स्तर 3। इसे नॉलेज ट्रांसफॉर्मर कहा गया है। ट्रांसफॉर्मर का यहाँ क्या मतलब है? क्या वे ज्ञान का रूप बदल रहे हैं? एक तरह से हाँ। इसका मतलब है कि छात्र ने जो ज्ञान एक संदर्भ में सीखा है वह उसे किसी बिल्कुल नए संदर्भ में लागू कर सकता है। जैसे अगर उसने गणित में अनुपात या रेशो सीखा है तो वह उसे अपनी पेंटिंग में रंग मिलाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वह ज्ञान को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। क्या बात है। और स्तर 4 वो है जिसे हमने शुरुआत में +1 या
फेज सुपीरियर कहा था, जो लीडर होता है। सही कहा। स्तर 4 का मतलब है कि छात्र में इतनी गहरी समझ आ गई है कि वह 7 लोगों के समूह का मार्गदर्शन कर सकता है। वह टास्क मॉडरेटर बन जाता है। और अब सबसे ऊंचा स्तर, स्तर 5, इसे रिसर्च स्कॉलर कहा गया है। यहां तक आते आते असल में होता क्या है? वो अपने ब्रेन पेजेस का इस्तेमाल करके नए ज्ञान का निर्माण करने लगता है। नए ज्ञान का निर्माण एक स्कूल का बच्चा? हाँ, पारंपरिक व्यवस्था में हम मानते हैं कि ये काम सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में बैठा पीएचडी स्कॉलर ही कर सकता है। लेकिन ये मॉडल साबित करता है कि अगर दिमाग को सही स्टूडियो मिले तो एक छोटा बच्चा भी रिसर्चर बन सकता है। मतलब ये वास्तव में किसी वीडियो गेम में लेवल अप करने जैसा ही है। आपने कितने घंटे क्लास में बिताए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि आपने उस कौशल में कितनी महारत हासिल की है। बिल्कुल, और इसीलिए इसके जो KPI या सफलता के पैमाने हैं, वे ये नहीं देखते कि आपने कितना रट्टा मारा है। तो वे क्या देखते हैं? वे देखते हैं कि आपने ज्ञान का हस्तांतरण कितनी सफाई से किया। क्या आप एक जटिल समस्या सुलझा सकते हैं? क्या आप दूसरों को पढ़ा सकते हैं? ये चर्चा तो बहुत ही आंखें खोलने वाली रही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन जो लोग इसे सुन रहे हैं, उनके लिए इसका सबसे बड़ा सार क्या है? हम में से बहुत से लोग अब स्कूल में तो हैं नहीं, हम ऑफिस में हैं, अपने व्यवसायों में हैं। हमारे लिए इस नॉलेज स्टूडियो का क्या महत्व है? इसका महत्व बहुत गहरा है। ये ढांचा भले ही क्लासरूम के लिए हो, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान सार्वभौमिक है। मतलब ये सब पर लागू होता है। हाँ, ये हमें बताता है कि अगर हमें आज की तेजी से बदलती दुनिया में कुछ नया सीखना है तो हमें निष्क्रिय खपत से हटकर सक्रिय निर्माण की ओर आना होगा। जैसे अगर कोई नई टेक्निक सीखनी हो। बिल्कुल। मान लीजिए कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना चाहता है, तो सिर्फ लगातार वीडियो देखकर ये मत सोचिए कि आपने सीख लिया। हाँ, क्योंकि वो तो फिर से वही टॉकिंग स्कूल वाला तरीका हो गया। एकदम सही। इसके बजाय अपना खुद का नॉलेज स्टूडियो बनाइए। जो पढ़ा है उसका एक ब्रेन पेज बनाइए, कोई छोटा सा प्रोजेक्ट बनाइए और फिर उसे अपने किसी सहकर्मी को समझाने की कोशिश कीजिए। जब आप ज्ञान को अपने हाथों और दिमाग से गढ़ते हैं, तभी वो वास्तव में आपका होता है। क्या बात है। शुरुआत में हमने बात की थी उस शांत उबाऊ कमरे की जहां बच्चे खाली बर्तन की तरह बैठे रहते हैं, और अब हम देख सकते हैं कि कैसे उस कमरे की जगह एक सक्रिय नॉलेज इंजन ने ले लिया है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी चर्चा को समाप्त करने से पहले शिवनारायण के इस शोध से एक बहुत ही उत्तेजक विचार पैदा होता है। वो क्या? जरा सोचिए, यदि ये ज्ञानपीठ मॉडल भविष्य में वास्तव में हर जगह लागू हो जाता है और ये इतना सफल हो जाता है कि एक 5वीं कक्षा का छात्र तक्षशिला स्तर 5 यानी एक रिसर्च स्कॉलर के स्तर पर पहुंचकर स्वतंत्र रूप से नए ज्ञान का निर्माण करने लगे, तो फिर भविष्य में इन बड़ी बड़ी पारंपरिक यूनिवर्सिटीज और उनकी दी हुई कागजी डिग्रियों का क्या होगा? ये तो सोचने वाली बात है ना? क्या हमें भविष्य में इन डिग्रियों की जरूरत भी पड़ेगी, या सिर्फ हमारे दिमाग में बने ब्रेन पेजेस और किसी समस्या को सुलझाने का हमारा वास्तविक कौशल ही हमारी असली पहचान होंगे? इसी विचार के साथ आज के इस गहन अध्ययन को हम यहीं विराम देते हैं।